तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीएसआई 2025 के लिए पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न सेट के बारे में। और 2017 में यह परीक्षा हुआ था एमपीएसआई का, उससे संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं वो देखे हैं, जिसमें लगभग सभी विषय शामिल हैं इंग्लिश के अलावा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1 कि भारत में पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पंचायत दिवस या राष्ट्रीय पंचायत दिवस की अगर हम बात करें तो यह भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। तब से वर्ष 2010 से यह निरंतर मनाया जा रहा है। और इस दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1993 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन के उपलक्ष्य में, मतलब इसी दिन लागू किया गया था 24 अप्रैल को, इसीलिए 24 अप्रैल का दिन चुना गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। तो भोपाल राज्य की अगर हम बात करें, भोपाल राज्य के बारे में पूछ रहा है 1951 से 1955 तक, 1953 से 57 तक, 52 से 56 तक या 50 से 54 तक? तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि जो शंकर दयाल शर्मा हैं ये 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और भोपाल राज्य का विलय हो गया मध्य प्रदेश में। यानी विलय इन द सेंस कि नॉट एवर वैसा विलय, मतलब जो भाग सी के राज्य थे जिसमें भोपाल शामिल था वह मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हो गया। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 तक थे, जो मध्य यानी भोपाल राज्य के पहले और अंतिम मुख्यमंत्री बने। और यानी कि इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल समय था यह 20 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक था। तो भोपाल राज्य जो कि 1949 से 1956 तक अस्तित्व में रहा और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन भोपाल राज्य के साथ अन्य पड़ोसी राज्य को मिलाकर किया गया। तब से यह राज्य मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। और तत्कालीन भोपाल राज्य की अगर हम बात करें तो उस समय वर्तमान समय का भोपाल, रायसेन और सीहोर जिला शामिल था भोपाल राज्य में। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, अब अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? 1820, 21, 19 या 1822? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि 1822 में बैतूल का जिला मुख्यालय जो कि बैतूल बाजार में स्थित था उसे बदनूर स्थानांतरित किया गया था। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। उस समय मराठा काल था और जो कि लगभग उस समय समाप्त हो चुका था 1818 के बाद से, है ना। ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ गया था मालवा क्षेत्र में भी। तो मराठा काल और ब्रिटिश शासन की शुरुआत में यानी इस क्षेत्र में स्पेशली बैतूल या बैतूल बाजार जो कि बैतूल जिले का जिला मुख्यालय था, इसे 1822 में बदनूर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1992-93, 1993-94, 94-95 या 91-92? तो वैसे अगर बात करें स्पेशली स्पेसिफिक वर्ष की तो 1992 में हुआ था ये, लेकिन 92-93 में हुआ था। अप्रैल 1992 से मार्च 1993 का मध्य हुआ था। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा 1992-93। तो कुमार गंधर्व पुरस्कार जो है इसका जो शुरुआत है, मतलब इसकी जो स्थापना है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार जो है कुमार गंधर्व के नाम पर प्रारंभ किया गया, जो देवास जिले के प्रमुख प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। और इस पुरस्कार को स्थापित करने का उद्देश्य था कि संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के लिए क्रम
वार तरीके से शास्त्रीय गायन एवं वादन के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 5वां प्रश्न कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने एक मल्लखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था। तो वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मल्लखंभ को राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ठीक है, तो दो चीज क्लियर हुआ कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल जो है वर्तमान में मल्लखंभ है और इसे 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक को किसके द्वारा लिखा गया था। अल-बिरूनी ने इसे लिखा था। किताब फी तहकीक को अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया था और अल-बिरूनी जिसका पूरा नाम रेहान अल-बिरूनी था, जो ये ईरान का एक विद्वान था। ठीक है, और अगला देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गीत गाए जाते हैं। निर्गुणी, सांझा, कलगी तुर्रा या रासलीला। तो ये निर्गुणी जो लोक गायन है इसमें सिंगाजी, कबीर, कबीरदास, मीरा जैसे संतों द्वारा रचे गए गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और अगला है 8वां प्रश्न कि दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल से इससे लाभ हुआ है। तो सही विकल्प नंबर 4 है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला है 9वां प्रश्न, ये साइंस से है, विज्ञान से, कि मानव में होने वाली हेमोफीलिया बीमारी का कारण है जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, कवक संक्रमण या उत्परिवर्तित जीन। तो हीमोफीलिया जो है, जो कि वंशानुगत या आनुवांशिक विकार है जो कि शरीर में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, ये वो बीमारी है। तो ये म्यूटेंट जीन की वजह से ये होता है या उत्परिवर्तित जीन की वजह से ऐसा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 10वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बिल्कुल सिंपल इसमें स्पेलिंग देखना है ना। तो हम पाएंगे कि जो प्रीच है नंबर 3, PREACH, प्रीच, इसमें चूंकि जो कंप्रिहेंशन लिखा है इसमें ए कहीं पर नहीं है, प्रीच में ए है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 11वां है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। क्लोरोफिल का एक प्रकार है, जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय अल्कोहल है या क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है या क्रोमियम नमक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है असल में जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय अल्कोहल, जो कि मोम जैसा या वसा जैसा पदार्थ है, जो कि हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उनके निर्माण, साथ ही साथ विटामिन डी और हार्मोन जो होते हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, एक पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, जंतु वसा में पाए जाने वाला वसीय अल्कोहल। और 12वां नंबर प्रश्न है कि एक जीएम काउंटर को किसको ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। जीएम काउंटर जिसे गीगर मूलर काउंटर भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग मतलब जो आयनकारी विकिरण होते हैं उसका पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। तो इस संदर्भ में भूमिगत जल, भूमिगत तेल और कोयला से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यह नाभिकीय सक्रियता को माप करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है 13वां नंबर प्रश्न कि बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है, पारे में चमक होती है इसलिए इसका स्तर आसानी से पढ़ा जा सकता है, या पारा उष्मा का अच्छा सुचालक है। तो बैरोमीटर में जल का प्रयोग भी किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जाता, बल्कि पारे का किया जाता है। इसका वजह यह है कि जिसका घनत्व है अधिक होता है और वाष्प दाब जो है कम होता है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अब पारे की बात करें तो पारे का जो घनत्व है बहुत अधिक होता है। इसके कारण जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए जो स्तंभ है जिसमें नापा जाता है वायुमंडलीय दाब, उसकी ऊंचाई कम होती है। इसके विपरीत जो पानी का घनत्व है बहुत कम होता है, इसलिए एक समान दाब को अगर हम मापेंगे तो ऐसी दशा में लगभग 10 मीटर से भी ऊंचे स्तंभ की आवश्यकता होगी। अब क्योंकि पारे से नापने के लिए बिल्कुल छोटा चाहिए, बित्ता भर, और उसी की जगह हम पानी डालते तो आपको 10 मीटर का चाहिए, तो व्यवहारिक तौर पे ये वैसे भी संभव नहीं है। तो इसके लिए पारे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सामान्य ताप पर पारे का जो वाष्प दाब होता है ये बहुत ही कम होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत कम वाष्पित होगा और जो रीडिंग है बहुत सही और सटीक होगा, और जबकि पानी का जो वाष्प दाब है बहुत अधिक होता है जिसके कारण रीडिंग में त्रुटि आ सकती है। इसके लिए बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, पारे का घनत्व अधिक और वाष्प दाब कम होता है इसलिए बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 14 नंबर प्रश्न
14 नंबर प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, यानी कि समुद्र की गहराई हम किससे मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को हम फैथोमीटर से मापते हैं, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। हाइड्रोमीटर की बात कर लें तो ये तरल पदार्थ या किस का घनत्व मापने का काम करता है, या विशिष्ट गुरुत्व नापने का काम जो है हाइड्रोमीटर करता है। मैनोमीटर की बात करें तो ये तरल या गैस का दबाव मापने का काम करता है मैनोमीटर। जबकि एल्टीमीटर की बात करें तो समुद्र तल से ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसको मापने के लिए एल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे शीतलक की तरह या कूलिंग एजेंट की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, अमोनिया या ऑक्सीजन? तो सही विकल्प यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा। मतलब सामान्यतः फ्रिज में या फ्रिजरों में शीतलक या कूलिंग एजेंट के रूप में फ्रियान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो क्या है, उसके लिए उससे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और हमारा ओजोन मंडल उससे काफी प्रभावित होता है। इसके लिए एक समझौता हुआ था 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल, उसके तहत उसे खत्म करना था। तो अब क्या है, पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक शीतलक है जैसे कि अमोनिया हो गया, प्रोपेन हो गया और आइसोब्यूटेन हो गया, उनका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो सिर्फ अमोनिया है, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। हालांकि प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का भी प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। और ये वैसे करती क्या है, ये वाष्पीकृत होकर और संघनित होकर गर्मी को अवशोषित करने का काम करती है, जिससे हमें ठंड मिलता है। ये चीजें ठंड होती हैं। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 16वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से औपनिवेशिक कीट हैं, लोकस्ट, गाय, चींटियां या मच्छर? तो लोकस्ट यानी कि टिड्डी, तो ये कीड़े तो हैं पर और औपनिवेशिक नहीं है। गाय, ये कीड़े नहीं हैं। चींटियां, ये कीड़े हैं। मच्छर, ये भी कीड़े हैं। तो औपनिवेशिक कीट या औपनिवेशिक कीड़े की बात कर रहे हैं तो चींटियां जो हैं ये औपनिवेशिक कीट हैं, क्योंकि ये अपने कॉलोनी के लिए काम करती हैं और इनमें पूरा सिस्टम बटा होता है, राजा राजा रानी ये सब पूरा है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, चींटियां। और अगला है 17वां नंबर प्रश्न कि मॉर्फिन जो कि एक ड्रग्स है कि किस श्रेणी में रखा जाता है? एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स या एंटीसेप्टिक या नार्कोटिक्स? तो जो मॉर्फिन है इसे नार्कोटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, सही विकल्प नंबर 4 हो जाए। अगला है 18वां नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन से प्राथमिक रंग है या प्राइमरी कलर है? इंद्रधनुष में बनने वाले रंग, प्रकृति में बनने वाले सभी रंग, या श्वेत प्रकाश के फैलने से बनने वाले रंग, या वे रंग जो किसी दूसरे रंगों को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते? सही विकल्प क्या होगा? नंबर 4 ही होगा। प्राथमिक रंग वही है जिनसे किसी दूसरे रंग का जिनको किसी दूसरे रंग को मिलाकर हम नहीं बना सकते, वो प्राथमिक रंग हो जाएंगे। तो नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 19वां नंबर प्रश्न कि एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्योंकि वह अंदर से खाली होती है, रबड़ की बनी होती है, यह बहुत हल्की होती है और वायु के प्रतिरोध को कम करने में सक्षम होती है, या इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है? तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो ऊपर आ जाती है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अगला है 20वां नंबर प्रश्न कि पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं, यानी कि वेस्टर्न जो नेशन है, जैसे यूरोप हो गया, अपना यूरोप महाद्वीप की बात कर ले तो वहां जो स्थित देश है वहां की बात, तो वहां के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? तो अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे क्या धूप कम लगता है, तो क्या हो सकता है उनको? डर्मेटाइटिस, रिकेट्स, स्कर्वी या नपुंसकता? तो सही विकल्प हो जाएगा, इनको विटामिन डी की कमी होती है। सही विकल्प डी हो नंबर 2 हो जाएगा, रिकेट्स। अगला देखेंगे 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न है कि शाक भोजियों का भोजन सबसे अधिक भाग बना होता है, यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके खाने में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या लिपिड्स? तो कार्बोहाइड्रेट होता है खाने में सबसे ज्यादा, जो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और अगला है 22वां नंबर प्रश्न कि एक सख्त फल या ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है? कार्पल से, ओव्यूल से, एंथर से या ओवरी से? तो सही विकल्प जो ओवरी से बनते हैं वो सख्त फल कहलाते हैं। जैसे एप्पल जो है ये सख्त फल नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, ओवरी या अंडाशय से जो जिस फल का निर्माण होता है वो सख्त फल होता है। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? गति से, आयाम से, तरंग से या आवृत्ति से? तो सही विकल्प हो जाएगा
आयाम पर, क्योंकि जो ध्वनि तरंग होती है इनकी तीव्रता जो है मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है, पहला आयाम और दूसरा ध्वनि ध्वनि स्रोत से दूरी। जितना दूर होगा उतना तीव्रता कम होगा, जितना पास होगा उतना तीव्रता अधिक होगा। इसके साथ साथ जितना तीव्र होगा उतना आयाम ज्यादा होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा आयाम पर। ठीक है। और अगला है 24वां नंबर प्रश्न की रेडियो कार्बन तिथि तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता करने में किया जाता है। जो रेडियो आइसोटीप या जो रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग हम किसकी आयु का पता लगाने में करते हैं। चट्टानों का, जीवाश्म का, इमारत का या बच्चों का। तो क्या है, जीवाश्मों का उपयोग करते हैं। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है, क्यों। हमारे ऊपर ठंडी हवा फेंकता है पंखा इसलिए, या यह हवा उत्पन्न करता है जो शरीर के ऊष्मा को दूर कर देता है, या तीसरा कथन है कि यह संवहन पवन उत्पन्न करता है, या चौथा है कि हवा की गति को बनाए रखता है जिससे स्वेद या जो पसीना है उसका वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो क्या है रीजन, यही है चौथा नंबर। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि हवा की गति को बनाए रखता है, तो जो हमारे शरीर में जो पसीना होता है उसका वाष्पीकरण बढ़ जाता है और हमें मजा आता है। नंबर 4 हो जाएगा इसका 25वें नंबर पर। 26वां नंबर कि स्वर्ण की शुद्धता या गोल्ड का प्योरनेस क्या होता है। कैसे बताएंगे कि आपका जो सोना है गोल्ड है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 क्वार्ट या 32 कैरेट। तो क्या है, 24 कैरेट है। सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा 24 कैरेट। अगला है 27वां नंबर कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा होता है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन सल्फेट या आयरन ऑक्साइड। तो ये जो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर है इस पे आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है। साधारण नमक, एथेन, अमोनिया या जल। तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। एथेन, मेथेन एथेन यानी कि C2H6, इसमें भी नहीं है ऑक्सीजन। अमोनिया की बात करें NH3, जल यानी कि पानी तो H2O। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। वाटर या जल में ऑक्सीजन जो है एक मुख्य अवयव है। अगला है 29 नंबर प्रश्न कि मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। तो ये फिलोपियन ट्यूब से होता है। ठीक है। तो सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा, नंबर 1 फेलोपियन ट्यूब। और अगला है 30वां नंबर प्रश्न कि एक मछली बताइए जो सल्क रहित होती है, जिसमें स्केल या सल्क नहीं पाया जाती। कैटफिश, डॉगफिश, कार्प या मुलेट। तो सही विकल्प है कैटफिश, इसमें जो है सल्क नहीं होता है। ठीक है। अगला है 31वां नंबर प्रश्न कि धूम्र में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन होता है। यानी कि जो धुआं है उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमें आंख में जलन उत्पन्न करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये सबसे ज्यादा आंखों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और 32वां प्रश्न है और अंतिम भी है कि निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए होती है। विटामिन ए, क्लोरोक्विनिन, सल्फा औषधि या क्लोरोमाइसिटिन। तो सही विकल्प यहां पे हो जाएगा नंबर 4 क्लोरोमाइसिटिन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बेहतरीन तैयारी करिए।